तो आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। मतलब अगर आपने जो है ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक का और सेल का और बेसिक बायोकेमिस्ट्री का कि कब किसने जो है वो इसको डिस्कवर किया सब्जेक्ट को एक्सेट्रा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अलग से जो है वो पढ़ना चाहते हैं, इसके बेसिक्स टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप जो है वो इससे इसी चैनल पर जो है वो बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जो है लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। तो वो जो जिन्होंने स्टार्ट किया वो जो ये समझना चाहते हैं कि ये होता क्या है और हम इसे क्यों पढ़े हैं, तो बेसिकली आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिसिन भी पढ़नी पड़ेगी और आपको ह्यूमन फंक्शन हर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम डीपीटी में जो है वो बायोमैकेनिक्स से लेकर काइनेसोलॉजी तक, फिजियोलॉजी, एनाटमी, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं स्टार्ट की तरफ। बायोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स, यानी हमारे पास यहाँ जो बायोकेमिस्ट्री में सब्जेक्ट में ह्यूमन बींग्स को जो है वो, जिस तरह हम बायोलॉजी में कुछ और इसकी डेफिनेशन देते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में हम इसकी कुछ और डेफिनेशन देते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग। अच्छा, ये वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो हम फिल्म में पढ़ रहे होते हैं, ये केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारी बॉडी के अंदर हम जब ग्लैंड्स पढ़ते हैं, अगर आपने फिजियोलॉजी अभी जो है वो इससे पहले ऑब्वियसली पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री से पहले, तो आपको पता चला होगा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ होते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो वो जो पूरा फंक्शन है उसको चलाने के लिए हमारी बॉडी में एक पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ता है बॉडी को। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो चीज़ें हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के कौन सा केमिकल बॉडी के अंदर कम या ज़्यादा होने की वजह से हमें डिजीज़ होती हैं या हम उससे बच सकते हैं या क्योर करते हैं, एक्सेट्रा। तो लाइफ इन बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ ज़िंदगी क्या है? 100 ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एक ज़िंदगी बायोकेमिस्ट मतलब जो है वो बायोमैकेनिस्ट बोलेगा कि 100 ऑफ मूवमेंट्स बोल देगा, और बायोकेमिस्ट जो है वो बोलेगा कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से मिलकर बनती है एक ज़िंदगी। वो भी सही है। अगर आप अपनी लाइफ की इनिशियल स्टेज देखें, आपके बर्थ से पहले वाली स्टेज जब आप देखें, आप जायगॉट की स्टेज देख लें, अपने एनाफेज देख लें, मेटाफेज देख लें, प्रोफेज देख लें, तो उसके अंदर आपको कितने सारे अपनी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस दिखते हैं, जिसके बाद बॉडी एक परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ क्या है? हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन मिलकर जो है वो एक ह्यूमन लाइफ बनाते हैं, और उनका बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन सम सब सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो उबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, वो एक तमीज़ से एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल में होते हैं। यानी जब आपको रोना है तभी आपके आंसू आएंगे, उसके अलावा आप आम बैठे हुए बातें कर रहे हैं तब नहीं आएंगे। आपके ब्रेन को जिस वक्त जिस एज में डेवलप होना है, आपके डीएनए के अंदर ये सारा डेटा मौजूद है, वो उसी ही वक्त होगा डेवलप, इससे ना पहले होगा ना इससे बाद में होगा। तो आपके सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के अंदर, मतलब आपके जो सेल है सबसे छोटा यूनिट, उसके अंदर भी जो ऑर्गेनल्स हैं एक सेल की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं। उसके बाहर सेल के, उसके बाद सेल के बाहर, सेल के लेवल पे, फिर टिश्यू के लेवल पे, फिर एक ऑर्गन के लेवल पे होती हैं। यानी ये चेंजेस बहुत ज़्यादा स्लोली जो है वो होना शुरू होते हैं, और यही रीज़न है कि जब हमारे पास कोई भी डिजीज़ क्रोनिक हो जाती है या पुरानी हो जाती है तो हमें उसको ट्रीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फिर वो ऑर्गन के लेवल से टिश्यू के लेवल पर चली जाती है और टिश्यू के लेवल से सेल के लेवल पर चली जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री देखें, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है ये लाइफ साइंस की जो है वो ब्रांच है, ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी कि इसको एज अ सब्जेक्ट हम अब नहीं अब पढ़ने लगे हैं। अब से 200 साल पहले तकरीबन 18वीं सदी तक जो है वो हम इसको बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ रहे थे। उसी के अंदर जो है हमारे पास फिज़िक्स भी आती थी, उसी के अंदर हमारे पास जो है वो एनाटमी आ जाती थी, उसी के अंदर हमारे पास फिजियोलॉजी आ जाती थी। सब कुछ एक ही सब्जेक्ट के अंदर था। ये आफ्टर मतलब लेट 18th सेंचुरी में हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट अलग हुए, जब उसी वक्त जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री भी अलग हुआ है। तो सिंपली ये दोबारा बात रिपीट हो रही है कि हम क्या करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस और उसके प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में जब स्टडी करते हैं, किस लेवल पर? सेल्यूलर लेवल पर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फाउंड इन बायोलॉजिकल मटेरियल एंड द वेज दिस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट टू सेल टिश्यूज इन अ होल ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो बना किस चीज़ से है, उसका बिहेवियर क्या है, यानी कब कौन सा सेल कब किस कंडीशन में कब आपका जो है वो सेल जो है वो रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड बैक करता है। हम क्या करते हैं कि सेल के बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जो हमारे पास
प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे साथ मसला ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से पावर है या ऐसा कौन से केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे सेल्यूलर लेवल पर होते हैं और वो फिर हमारे पूरे टिश्यूज़ पर जो है वो काम करते हैं, और उसके बाद वो सारा का सारा प्रोसीजर पूरे ऑर्गन के ऊपर जो है अफेक्ट करता है। यानी कि हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है, आप भी ये पढ़ते हैं, मैं भी ये पढ़ती हूँ। तो हमारे पास हमारी पूरी बॉडी में जब आप सेल को चेक करेंगे कि माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सारी बॉडी के आप कहीं का भी सेल उठा लें, सबका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। आँख के सेल का भी वही होगा, दिल के सेल का भी वही होगा, किडनी के सेल का भी वही होगा, स्किन के सेल का भी स्ट्रक्चर सेम होगा। लेकिन ये ऑर्गन्स अलग अलग कैसे हैं? यानी अगर सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे सेल सेम हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही तरीके के सेल से डिफरेंट किस्म की एक आँख बनी हुई है? सेम ही सेल है लेकिन बना हुआ है दिल, सेम ही सेल है लेकिन बनी हुई है किडनी। यानी कि वो सेल जो आपकी स्किन में है उसको तो सिर्फ स्किन बनानी चाहिए ना, वो कैसे पॉसिबल है कि सेम वैसा ही सेल आपके हार्ट में भी मौजूद है? तो पता ये चला कि ह्यूमन बॉडी खुद एक बहुत बड़ा सेल है। सेल यानी पुरानी ज़मानों में एक बॉक्स को या कमरे को कहते थे। हमारी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी भी एक कमरे की तरह है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और हमारा जो सेल है बॉडी का, एक जब आप निकाल कर देखते हैं तो वो भी हमारी ही बॉडी की ज़ेरॉक्स कॉपी है। यानी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। जैसे हमारे पास पेट है, चीज़ें हजम करने के लिए, एनर्जी बनाकर हमको देने के लिए, उस तरीके से आपके सेल के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हम आपके पास बेसिकली बेसिक जो है दिमाग में होनी चाहिए, ताकि जब आप आगे जाएँ तो आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो कि हम बायोकेमिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े कि ये हमारा सब्जेक्ट है, बल्कि हम इसलिए पढ़ें कि जब आप किसी ह्यूमन बॉडी को देखें तो उसको हर जाविये से देखने और समझने की कोशिश करें, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री अब जो है वो एक पूरी फाउंडेशन बन गई। यानी जब आप ड्रग पिक्चर देखते हैं, ड्रग पिक्चर यानी जब आपको कोई पेशेंट आता है, आप उसके सिम्टम्स नोट करते हैं, सिम्टम्स नोट करके जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन की जो बेसिस है, फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो उसकी जो बेसिस है ना, वो आपकी बायोकेमिस्ट्री बन चुकी है। वो किस तरीके से, जैसे मैंने अभी बात की कि आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक पीएच है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर आपकी स्किन का पीएच उससे ज़्यादा होगा तो डिजीज़ है, उससे कम होगा तो डिजीज़ है। स्किन का पीएच इसी तरीके से आपके ऑर्गन्स का, जिस तरह आपके पास एक रेस्पिरेटरी रेट है, आपके पास हार्ट का जो है वो एक जो है वो पंपिंग रेट है, जिस तरह हार्ट बीट है आपके पास, आपको कितनी दफ़ा दिल में नॉर्मली पलकें झपकनी चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक नॉर्मल रेट हमारे पास मौजूद है कि इससे ज़्यादा होगा। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर इससे ज़्यादा है तो भी गलत है, इससे कम है तो भी गलत है, अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके। तो हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसके लिए बायोकेमिस्ट्री की जो स्टडी है वो एक फाउंडेशन बन गई है इसके सोल्यूशन के लिए और उसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई सेल मेगालोब्लास्टिक है, वो बड़ा हो जाता है सेल किसी भी बॉडी के ऑर्गन का, फॉर एग्जांपल आपका वो फैटी लिवर हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसे कौन से आपने बायोकेमिकल चेंजेस किए थे, या ऐसा क्या काफ़ी अर्से से आप खा रहे थे जिसकी वजह से आपकी किडनी, आपके जो लिवर है, जिगर है, उसके ऊपर जो है वो ये फैट आकर जमा हुआ और आपको ये प्रॉब्लम हुई। तो यानी आपकी केमिस्ट्री बॉडी की ख़राब हुई, उसकी वजह से आपकी डिजीज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन के नीचे आ गई हैं। अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री क्लियर होगी, आपको आती होगी, समझ में आती होगी, तो ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी का कौन सा जो है बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस ख़राब होने की वजह से कौन सी बायोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसने बहुत सारी डिजीज़ की हमें एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई ये क्यों होती है। पहले बस हमें पता है बुखार होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्यों होता है और जब होता है तो बॉडी के अंदर कौन से बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, ये सारी स्टडी आप करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, ये वही वाली बात है, 9 मैट्रिक में हम पढ़ते थे कि सेल जो आपका बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फंक्शनल आपके आगे वाले स्लाइड में लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझाना है, सिर्फ प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इसमें हम फंक्शनल की बात नहीं करते, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है, ये बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यानी मतलब मैंने आपको कहा सेल्स सब बिल्कुल सारे के सारे सेम होते हैं, लेकिन हर सेल के अंदर ये हर चीज़ जो है वो बड़ी तरतीब से हो रही होती है। हर न्यूक्लियस अपना काम प्रॉपर्ली कर रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर रहा होगा, सेक्स अपना काम अलग से कर रहे होंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स अपना काम अलग से, बड़े तरतीब से ये लोग अपना काम करते हैं। और इनको ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए एक जो है वो प्रिफर्ड क्वांटिटी की एनर्जी चाहिए होती है, एक सोर्स, मतलब कांस्टेंट इनके पास एनर्जी आती रहे ताकि अपना काम कंटिन्यू करते रहें। और वो सोर्स भी ये कहीं ना कहीं से जनरेट कर लेते हैं, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पूरी बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ले आते हैं ताकि सेल्स को जो है पूरी की पूरी एनर्जी मिलती रहे जब तक हम जिंदा हैं। लिविंग प्रोसेसेस कंटेन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। छोटी सी बात ये है कि जब आप छोटे से बड़े होते हैं, जब आपके नेल्स भी बड़े होते हैं, लिविंग प्रोसेस है ना आपके नेल्स का बड़ा होना,
आज आपके बालों का बड़ा होना, आपके ऑर्गन जब आप एज के साथ बड़े होते हैं तो ऐसे तो नहीं होता कि आपके ऑर्गन्स वहीं रह गए 4 साल की उम्र में और आपका बॉडी जो है वो बाकी जो है वो 20 साल की हो गई है। ऐसे नहीं, आपके सारे ऑर्गन्स टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं। तो डेली जब आपकी छोटी सी नॉर्मल बॉडी के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, हाँ, हर छोटे बड़े काम के लिए आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी जो है वो, उसको पता है कि जो है वो इतनी एनर्जी चाहिए, और गला खुश्क होगा तो स्लिवरी ग्लैंड जो वो खुद ही ब्रेन जो है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी रेगुलेशन, इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, हम ये सब कुछ बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसमें जिस तरह मैंने अभी सिल्वरी ग्लैंड की एग्जांपल दी, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल दी है, जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। सारे में मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर भी हो रहा होता है, एनिमल्स के अंदर भी हो रहा होता है। हाँ, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव यूज द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सारे जो ऑर्गेनिज्म है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। जिਵੇਂ गोश्त सबके पास होता है, एसिड जैसे सारे ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, एनिमल्स की बात कर रही हूँ, और लिपिड्स भी सबके पास होता है। यानी फैट, प्रोटीन, गोश्त है तो चर्बी भी है, चर्बी है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और बहुत कुछ जो है हर बॉडी में हो रहा होता है। हमारा जो सेल होता है वो क्या कर, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका सारा डेटा होता है कि बड़े होके इसके बाल काले होंगे, इसकी आंखें भूरी होंगी, इसका रंग गोरा होगा, इसने खूबसूरत होना है, अट्रैक्टिव होना है, इसकी बॉडी ऐसी होगी। ये सारा का सारा डेटा जो है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उसके अंदर होता है, और वो ही उसको बोलता रहता है कि अब इतने दिन हो गए हैं, ये एज हो गई है, इतना बड़ा इस ऑर्गन को होना चाहिए था, ये इसकी हाइट होनी थी, ईटीसी वगैरह सब आपके डीएनए में होता है, डीएनए आपके सेल के अंदर होता है। अब बायोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं कि शुरू में बेचारे के साथ क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि बायोकेमिस्ट्री जो है एज अ सब्जेक्ट लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी 18वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के शुरुआत में जो है वो इसको एज अ सब्जेक्ट बताया गया था। और जो ये टर्म है बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में जो वो ईजाद की थी, या क्या कहना चाहिए, सजेस्ट की थी। 1940 में जो है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को जो है एक नया उरूज मिला था, और ये एक ऑटोनोमस फील्ड बन गई थी। तो बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज हुई उसके बाद। इसके अंदर जैसे बर्जिलियस ने जो है एंजाइम कैटलाइसिस को जो है के प्रोसीजर को जो है डिस्कवर किया। एडवर्ड बुचनर ने जो एंजाइम एक्सट्रैक्शन को, लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, लोमैन ने रोल ऑफ कैटिन इन PO4 इन मसल्स, और हांस कार्म ने TCA साइकिल, बेंटिंग एंड मैक्लॉइड ने इंसुलिन, और फिस्के एंड सबरो ने रोल ऑफ ATPs। इस तरीके से बहुत सारी जो है वो इजाद होती है। वाटसन एंड क्रिकिंग डबल स्टैंडर्ड DNA, लेंस्टीनर ने प्रोटीन स्ट्रक्चर, पीटर मिचेल ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और निरेनबर्ग ने जेनेटिक कोडोन, mRNA, पॉलबर्ग ने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, कैरीमिलिस ने पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, और खुराना ने सिंथेसाइज्ड जीन। ठीक है, सेल हम अब देखें बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी, वो इसलिए क्या, ये इंट्रोडक्शन है। तो जब तक आपका बेसिक्स दिमाग में नहीं बैठ जाएंगी, आपको आगे केमिकल रिएक्शंस समझ में नहीं आएंगे। ओके, सेल जो है आपकी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी अगर ये डिवाइड नहीं होता है, अगर इसकी डिवीजन नहीं होती रहती, अगर ये मतलब हम पढ़ते हैं कि जब हम सेल पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि बोन्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारे बोन्स जो है एक साथ ख़त्म भी होते रहते हैं और दूसरी तरफ वो बनते भी रहते हैं। तो जब तक आपके सेल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस जब तक चलता नहीं रहेगा, तब तक आप जो है वो बड़े नहीं हो सकते। तो आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। आप खुद भी, आपको पता है कि एक सेल से बने हुए हैं। उसके डिवीजन के नतीजे में आज आप जहाँ पर भी बैठे हुए मौजूद हैं, वो आप अपना साइज़ देख सकते हैं कि आप क्या बन चुके हैं। तो आप एक सेल से बने हुए हैं, और उस एक सेल से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट बन गए हैं, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा यूनिट है। लेकिन अगर इसी बॉडी के किसी एक सेल में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो वो आपकी पूरी बॉडी को ले डूबती है। सेल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद, हर सेल के पास ग्रो करने का, रिप्रोड्यूस करने का, एनर्जी यूज़ करने का, एडेप्टेशंस का, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की एनर्जी या पावर होती है। जिस तरह आपकी जो नेल्स हैं, आपकी जो स्किन है, सर्दियों में आप देखते हैं कैसी हो जाती है, गर्मी में कैसी हो जाती है, हीट से कैसी हो जाती है।
जो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपकी पूरी बॉडी का एक एक ऑर्गन जो है उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। यहाँ पे इस बारे में बात हो रही है। कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके आप नॉर्मल आंखों से जो है वो देख भी नहीं सकते, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। तो बेसिक टाइप ऑफ सेल जहाँ पर जो है बताई जा रही हैं, आगे पढ़ते हैं। वही बात, सेल इज द बेसिक यूनिट, एंड यहाँ पे अब स्ट्रक्चर भी के साथ फंक्शन भी बोल रहे, फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। और सिंपली वी कैन से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 1965 में एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट मैट्रिक से पढ़ते आए कि रॉबर्ट हुक ने जो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इजाद किया था, इन्वेंट किया था। उसके बाद उसने देखा कि उसने लकड़ी के कुछ एक टुकड़े को, कॉर्क को, जो बियर की कॉर्क होती है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो वो गौर से देखा, तो उसने नोटिस किया कि इसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं। वो क्योंकि छोटे छोटे रूम्स ऐसे थे तो उसने उसका नाम रख दिया सेल्स। आफ्टर दिस बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने, उसने नहीं, आफ्टर दिस बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो गुजरे, उन्होंने हर किस्म के सेल को रख रखे, मतलब जैसे बच्चे नहीं खेलते, अरे इससे तो ये नज़र आ रहा है, ये रख के देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये रख के देखो इसमें क्या दिख रहा है। फिर उन्होंने ह्यूमन सेल को जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और देखा तो वो हैरान रह गए कि ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है, इस इतने से छोटे से सेल के अंदर भी, यानी उन्होंने पहले देखा कि ये तो छोटा सा कोई डब्बा सा है। जब उन्होंने इसको मज़ीद जूम किया तो उन्होंने देखा कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। तो फिर उसके बाद जो सेल की स्टडी स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। दैट जो अभी हमने बात की थी कि सेल का मतलब जो है लैटिन वर्ड से निकला है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल रूम, इटीसी, इसको छोड़ दें। रिपीट, सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। सेल आर सो बेसिक एंड क्रिटिकल टू स्टडी लाइफ, इनफैक्ट दे आर ऑफन रिफर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा और यीस्ट, और ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल पे बने हुए होते हैं, जबकि हम जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सेल पे बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रिलियन सेल्स लगाकर फिर एक जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक वो जिनके अंदर आपके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक वो जिनके अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियस नहीं होता, या मेम्ब्रेन बाउंडिंग जो है वो स्ट्रक्चर भी जो है वो नहीं होता, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर आपके पास सब कुछ होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ऑर्गेनल्स भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं हम। ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ये दिखा रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, आपके सामने बस एक कैप्सूल है, सेल वॉल है, इसके अंदर ये सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं, इसी के अंदर आपका आरएनए पड़ा हुआ है, और ये फ्लैजिला है बाहर की तरफ। इसके अंदर ना न्यूक्लियस है, ना डीएनए है, ना क्रोमोजोम है, ना इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, न्यूक्लियोटाइड रीजन कंटेन्स द डीएनए। ये जो न्यूक्लियोटाइड रीजन है ये वाला, ये तो देखा था, ये वाला, इसी के अंदर जो है वो डीएनए पड़ा हुआ है। ऐसे ही एक किसी स्पेसिफिक जगह पर, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर होता है, इसकी तरह का नहीं है। जिस तरह यहाँ पे कितने अच्छे से सजा हुआ है ना, ये सेल कितना प्यारा लग रहा है, बीच में न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए आरएनए, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो आपके पास जो आपका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनिज्म। बेसिक बातें करें, वरना होता तो बहुत कुछ है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इन सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। इसके अंदर हेरिडिटी मटीरियल जो है डीएनए का, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। इन सेल्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स नहीं होती। राइबोसोम्स इसके अंदर छोटे छोटे साइज में होते हैं, इधर उधर साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहे होते हैं। सेल्यूलोज इसके अंदर एब्सेंट होता है, और ये जो है वो सिंपल सेल होते हैं और बहुत छोटे साइज में होते हैं, 0.5 से लेकर 10 नैनोमीटर्स तक। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा सब में ही होते हैं, और ये जो है वो मेम्ब्रेन बाइंड, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास हेरिडिटी मटीरियल होता है, ये इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम जो बहुत बड़े साइज़ के अंदर होते हैं, जिसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं, और फिर जो है वो मतलब साइटोप्लाज्म, वो तो साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रहे थे, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन पहले इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर ये होते हैं उसके अंदर। सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ सेल्स। अब जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो उसमें पढ़ेंगे कि जो आपका प्लांट है ना, उसके अंदर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। फंजाई के अंदर काइटिन प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं होता।
दी सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज इन साइज। ये सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और साइज में बहुत बड़े होते हैं। ये 10 नैनोमीटर से शुरू होते हैं और 100 नैनोमीटर तक जाते हैं। तो जो हमारा सेल है वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सेल, उसको छोटा सा डब्बा समझ रहे थे, जब उसको मज़ीद जूम करके देखा तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर पाया, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, बहुत सारी चीज़ें जब इसके अंदर देखी तो वो हैरान रह गए कि ये जो हमें छोटा सा सेल नज़र आ रहा था इसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं। और मज़ीद हैरानगी उनको इस चीज़ से हुई कि उन्होंने बॉडी के जिस भी ऑर्गन का सेल उठाकर देखा, हर सेल को जब मज़ीद जूम इन किया तो उस सेल के अंदर यही सारी चीज़ें मौजूद थी। तो वो इस बात से परेशान थे, जो कि अभी तक परेशानी चल रही है, कि सारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट काम से अंजाम दे रही हैं और उनसे उन सब के सेल जो हैं वो सेम है। अब ये काम क्या करते हैं सेल्स? इनका काम क्या है? जो आपके ऊपर प्लाज्मा दिखा रहे हैं, जो बाहर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या काम करती है? क्योंकि बाहर की तरफ है तो ये इन सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इन सबको प्रोटेक्ट करती है और ये ट्रांसपोर्ट करवाती है सिग्नल सिस्टम, मतलब सिग्नल्स देती है बाहर, सेल के बाहर जो भी इन्वायरमेंट है उसको, जो भी आपने सेल, एक सेल से हमने कहा ना कि एक्टिविटी शुरू होती है, तो एक सेल से दूसरे सेल के पास उस एक्टिविटी को पहुंचाकर उसी सेल में सेम एक्टिविटी करवाने वाला जो काम है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? इसके अंदर जो इसने जो है वो अपने अंदर क्रोमोसोम्स को रखा हुआ होता है और न्यूक्लियोलस को रखा हुआ होता है। इसके बाहर जो वो पोर्स होते हैं ताकि जो सेल के, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो जो बाहर साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसके साथ हो सके, और जो भी प्रोडक्शन जिस भी चीज़ की करवानी है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी करवानी है वो ईजिली हो सके। तो यानी बीच में सुराख है, यानी खिड़की बनी हुई है भाई बातचीत करने के लिए, और अंदर इस न्यूक्लियस के घर के अंदर जो है बस क्रोमोसोम और न्यूक्लियस रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक फोल्ड हुई हुई सीरीज़ है इस तरीके से, ये यहाँ पर आपको इधर दिख जाएगा, ये रहा, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा, ठीक है। ये भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए होते हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं कि जब सेल इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको कहीं से एनर्जी तो चाहिए ना, लाइट, जैसे हमें पावर तो चाहिए, लाइट तो चाहिए, तो वो जो लाइट और एनर्जी और ला कर देता है इलेक्ट्रिसिटी वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है एनर्जी को, सेल को प्रोवाइड करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है ये, ठीक है। इसके अंदर भी डीएनए होता है, इसका मतलब इसके अंदर इसका अपना ही डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट आपके पास जो है वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट को ट्रैप करता है, शुगर की जो है वो सिंथेसिस करवाता है। इसके अंदर अपना डीएनए होता है, ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा होता है प्लांट्स के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे होता ये स्मूथ ही है, मतलब इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे राइबोसोम जो वो चिपके हुए होते हैं। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आपस में जो है एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं जिसकी वजह से जो ये जो है वो रफ हो जाता है। राइबोसोम जो इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं वो क्या करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करवाते हैं, और जो सिक्रेशन होती हैं जिस एरिया में जहाँ पर जिस चीज़ की करवानी तो लोकलाइज सिक्रेशन, उसमें भी हेल्प करता है। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम्स एंड आरएनए कॉम्प्लेक्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो आपका गोश्त नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये भी एक नेटवर्क है, मतलब ये वही चीज़ है जो ऊपर थी, ये बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जो है वो आपके लिपिड्स की साइट ऑफ सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को हजम करने की या मेटाबोलाइज करने की या तोड़ने की साइड जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ, ओके, बना के फिर उसको हजम करके उससे एनर्जी लेके जो काम करवाना होता है वो सारा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो आपके सेल के अंदर, जो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो नुकसानदेह होती है, टॉक्सिक होती है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने की भी ताकत ये रखता है। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? ये जो है ये देखें इस तरीके से एक के ऊपर एक ब्रेड रखा हुआ हो, जैसे चॉकलेट की लेयर या ब्रेड या मीट रखा हुआ उस तरीके का ये होता है दिखने में। सीरीज ऑफ स्टैग्ड मेम्ब्रेन, स्टैग देखें, स्टेक याद आया था ना मुझे भी। स्टैग मेम्ब्रेन वेजिकल स्मॉल मेम्ब्रेन सराउंडिंग बैग्स, जिसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बैग्स बने हुए होते हैं। ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके मटेरियल को गोल्जी अपरेटस तक लेकर आते हैं। ये जो छोटे छोटे बैग्स हैं ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेते हैं मटेरियल, लाकर जो है वो अपने पास रख लेते हैं। ये जो है वो
क्या बोलना चाहिए कि प्रोटीन जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसको लेकर जो है वो यहाँ से वहाँ करने वाला काम जो ये कर रहे होते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि अगर आपके ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करता है। डिग्रेड का मकसद यहाँ पर ये है कि जब आप फूड लेते हैं तो उसको तोड़ना पड़ता है ना, उसको एज इट इज़ तो आपकी बॉडी में जाके नहीं लगता, तो उसका जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होता है। उसके बाद वो ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी की फॉर्म में आपकी बॉडी तक जाता है, तो उसमें जो भी पोर्शन आप प्रोटीन का ले रहे होते हैं ना, और उसको जो है वो डिग्रेड करके जो है आपको एनर्जी के फॉर्म में देने वाला काम जो लाइसोसोम्स करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आप बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ गई है तो उसके मटेरियल को डिग्रेड करके उसको सेल जो जो सेल ने इंजेस्ट किए हुए होते हैं उसके मटेरियल को डिग्रेड करके उसको हजम करके साइड पे करते हैं कि कोई नुकसान ना पहुंचे। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये बैग होते हैं, इसके अंदर जो है पानी वगैरह जमा करके रखा हुआ होता है, जैसे हमारे पास फ्रिज होते हैं। पेरिक्सोम्स एंड माइक्रोबॉडीज़ ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करने का काम करते हैं। जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सीक्रेट हो रहे होते हैं, उसको डिग्रेड करके बॉडी से निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। प्लांट्स हैव अ रिजिड सेल वॉल इन एडिशन टू देयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लांट के पास एक सेल वॉल भी होती है। ओके, तो यहाँ पर इतना ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री की डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सारा जो है वो 9 मैट्रिक वाला जो है मटेरियल था। थैंक यू सो मच।